दोस्तों, मैं हूँ आरजे मोनिका और मेरे साथ आप सुन रहे हैं लावण्या की कहानी। तो बढ़ते हैं कहानी के इस एपिसोड में कुछ और आगे। स्वराज लावण्या के लिए एक स्पेशल हॉल बुक करना चाहता था, मगर लावण्या ने उसे साफ मना कर दिया। कहा, अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो आपको होटल के डाइनिंग हॉल में ही हमसे मिलना होगा। स्वराज को तो हर हाल में लावण्या से मिलना था। उसने उसकी शर्त मान ली। स्वराज ने शहर के सबसे नामी 7 स्टार होटल में लावण्या के लिए टेबल बुक की थी। होटल का मैनेजर स्वराज को अच्छे से जानता था। ये वही होटल था जहां स्वराज रागिनी को लेकर आया था। स्वराज ने उसको दोबारा एक अनऑफिशियल मीटिंग अरेंज करने के लिए कहा था। स्वराज के मुंह से अनऑफिशियल मीटिंग का सुनकर मैनेजर उससे मुस्कुराते हुए बोला, सर, क्या स्पेशल वाली मीटिंग अरेंज करनी है? स्वराज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मीटिंग तो स्पेशल है मगर वैसी नहीं। खाना एकदम स्पेशल होना चाहिए। हमारी स्पेशल गेस्ट आ रही हैं। फीमेल गेस्ट का सुनकर मैनेजर हंसते हुए पूछने लगा, क्या आवारा भंवरे को एक फूल का ठिकाना पसंद आ गया है? हाँ, कुछ ऐसा ही है, मगर अभी उस फूल का माली कोई और है। उस माली को ही उससे दूर करने का जुगाड़ कर रहा हूँ। कहते हुए स्वराज हंसने लगा। इस पर होटल के मैनेजर ने कहा, आपके लिए फूलों की क्या कमी है सर? स्वराज इंडस्ट्री के इकलौते वारिस हुआ। कोई भी माली अपना फूल आपको दे देगा। उसकी बात सुनकर स्वराज थोड़ा संजीदा होकर बोला, कुछ फूलों की कीमत नहीं होती, वो अनमोल होते हैं। बस आप सारा अरेंजमेंट खास रखना। ये भी कोई कहने की बात है? द स्वराज की खास मीटिंग खास बनाने की जिम्मेदारी मेरी। कहते हुए मैनेजर ने फोन रख दिया। शाम को ठीक 8 बजे स्वराज होटल पहुंच चुका था। लावण्या घर से निकल चुकी थी, मगर उसके दिमाग में कई सवाल थे जिनका जवाब आज उसे स्वराज से लेना था। स्वराज बाहर लॉबी में ही लावण्या का इंतजार कर रहा था। जैसे ही लावण्या की कार होटल के गेट पर पहुंची, स्वराज ने खुद आगे बढ़कर उसकी कार का दरवाजा खोला और उसके लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। लावण्या को एक पल के लिए तो लगा कि स्वराज का हाथ नहीं थामना चाहिए, मगर फिर भी वो मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़कर कार से बाहर आई। स्वराज का इशारा पाकर होटल के रिसेप्शन से रिसेप्शनिस्ट खुद उठकर उन दोनों के लिए गेट खोलकर उन दोनों को उनकी टेबल तक अपने साथ लेकर आई। स्वराज ने लावण्या के लिए चेयर पुल कर उसे बिठाया। तभी एक वेटर लावण्या के लिए एक चॉकलेट का बुके लेकर आया। चॉकलेट का बुके देखकर लावण्या मुस्कुराते हुए बोली, ये सब क्या है स्वराज? मैं तो सिर्फ तुमसे यूं ही मिलने आई थी। तुमने इतना सब स्पेशल अरेंजमेंट क्यों कराया? स्वराज मुस्कुराते हुए बोला, इसमें कुछ भी स्पेशल अरेंजमेंट नहीं है, सिर्फ स्पेशल व्यक्ति के लिए अरेंजमेंट है। उसकी बात सुनकर लावण्या मुस्कुरा दी। बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। तभी वेटर उन दोनों के लिए सूप लेकर आ गया। टेबल पर सूप सर्व होने के बाद स्वराज ने कहा, अब तुम शैंपियन तो पीती नहीं, आई थिंक सूप तो तुम भी लोगी। उसकी बात सुनकर लावण्या मुस्कुराकर सूप पीने लगी। तभी वेटर उन लोगों के लिए स्टार्टर लेकर आ गया। स्वराज ने स्टार्टर में कई तरह के डिशेस मंगाई थी। इतनी सारी डिशेस को देखकर लावण्या ने पूछा, क्या कोई और भी हमारे साथ ज्वाइन करने वाला है? नहीं, कोई और तो नहीं, हम दोनों ही हैं। तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? सूप पीते हुए स्वराज उसकी ओर देखने लगा। लावण्या बोली, नहीं, स्टार्टर तो तुमने इतने सारे ऑर्डर कर दिए हैं, मानो कोई छोटी मोटी पार्टी हो। स्वराज सारे स्टार्टर की ओर देखते हुए बोला, मुझे तुम्हारी चॉइस पता नहीं थी ना कि तुम क्या खाना पसंद करोगी। बताओ क्या लोगी इनमें से? वेटर लावण्या को सर्व करने लगा तो लावण्या ने उसे इशारे से मना कर दिया। लावण्या के मना करने के बाद वेटर वहां से चला गया। लावण्या ने एक पनीर की डिश की प्लेट उठाकर पहले स्वराज को सर्व किया, उसके बाद अपनी प्लेट में सर्व करके चुपचाप खाना शुरू कर दिया। उसे यूं चुपचाप देखकर स्वराज ने पूछा, क्या हुआ, तुम्हें कुछ पसंद नहीं आया? इस तरह चुपचाप क्यों बैठी हो? उसकी बात सुनकर लावण्या बोली, मेरे मन में कुछ सवाल चल रहे हैं स्वराज, जिनके जवाब सिर्फ तुम दे सकते हो। क्या तुम मेरे सवालों के जवाब दोगे? उसकी बात सुनकर स्वराज थोड़ा सा घबरा गया। कैसे सवाल? कौन से सवाल लावण्या? इतना अच्छा मौसम है, टेरेस पर हम लोग डिनर कर रहे हैं, चांद को देखकर म्यूजिक को एंजॉय करो। सवाल जवाब का क्या है, कभी भी हो जाएंगे। कहते हुए स्वराज ने अपने पास रखा पानी का पूरा ग्लास खाली कर दिया। उसे इस तरह से बात बदलते देखकर लावण्या का शक यकीन में बदल गया। हो ना हो, कुछ बात तो जरूर है जो स्वराज मुझसे छिपा रहा है। आज इससे इसका सच जान कर रहूंगी। लावण्या थोड़े से अपने फेस के एक्सप्रेशन चेंज करके बोली, स्वराज, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारी उदयपुर वाली फैक्ट्री में कोई स्ट्राइक नहीं है। अचानक से फैक्ट्री की बात सुनकर स्वराज के चेहरे से लावण्या को लगा जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ ली गई हो। तुमने खुद
जानबूझकर अपनी वो फैक्ट्री बंद की हुई है। इस तरह तो तुम्हारा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। और इतने मासूम तो तुम हो नहीं कि अपना नुकसान बिना किसी फायदे के करो। एक तो तुमने अपनी फैक्ट्री बंद की और फिर कॉन्ट्रैक्ट हमें ही दिया। हमारी ही फैक्ट्री को चुनने का तुम्हारा रीजन क्या था? स्वराज, आज मुझे सिर्फ सच सुनना है। कोई और बात तुम्हारे मन में जरूर चल रही है। मुझे बताओ, क्या बात है? आज मैंने अपने इसी सवाल का जवाब जानने के लिए तुम्हारे साथ मीटिंग की है। उसकी बात सुनकर स्वराज उसे निगाह नहीं मिला पा रहा था। अपने हाथ की नाइफ और फोक रखकर वो टेबल पर अपने हाथ टिकाकर दूसरी ओर देखने लगा। उसे इस तरह से करते देखकर लावण्या दोबारा से बोली, इस तरह से नजरें चुराने से कोई बात नहीं बनती। स्वराज, प्लीज मुझे बताओ क्या वजह है। उस दिन भी तुमने तुम्हारे घर पर मुझे झूठ बोलकर बुलाया था। मैंने अभी तक तुम्हारी इस हरकत के बारे में मयंक जी से कोई बात नहीं की है, मगर तुम मुझे इसी तरह से परेशान करोगे तो मैं तुम्हारी सारी बातें मयंक जी को बता दूंगी। स्वराज, प्लीज चुप मत रहो, बताओ क्या बात है। उसकी बात सुनकर गुस्से में स्वराज ने अपने हाथ में रखा पानी का ग्लास फेंक कर तोड़ दिया। कांच के टूटने की आवाज से आसपास के टेबल वाले सभी स्वराज और लावण्या को देखने लगे। लावण्या धीरे से स्वराज से बोली, स्वराज ये क्या है? सभी लोग हमें देख रहे हैं, प्लीज इस तरह से रिएक्ट मत करो। उसकी बात सुनकर स्वराज टेबल पर से उठकर बाहर जाने लगा। सभी लोगों की ओर मुस्कुराते हुए देखकर लावण्या स्वराज के पीछे पीछे होटल की लॉबी में आ गई और स्वराज की ओर गुस्से से देखने लगी। तुम्हारे इस तरह से रिएक्ट करने से ये नहीं समझना कि मैं तुमसे डर जाऊंगी। मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए स्वराज। उसकी बात सुनकर स्वराज उसके सामने आकर उसके दोनों हाथों को पकड़कर बोला, क्या जानना है तुम्हें? तब से पीछे पड़ी हो। सच जानना है, सच जानना है तो सुनो सच्चाई। मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम्हें हर हाल में हासिल कर लूंगा। मेरी फैक्ट्री बंद कर तुम्हारी फैक्ट्री में काम करवाना तुम्हारे नजदीक आने का बहाना था। उसकी बात सुनकर लावण्या शॉक्ड हो गई। उसके बाद उसके हाथों से अपना हाथ छुड़ाकर वो लॉबी में लगे सोफे पर बैठ गई। तो आज के इस एपिसोड की कहानी यहीं तक। अगले एपिसोड के साथ जल्द मिलती हूं आपसे। दोस्तों चुप करते हुए बोली, चुप हो जाओ स्वराज, भगवान के लिए चुप हो जाओ, बस करो। इतना जहर भरा हुआ है तुम्हारे मन में। क्योंकि लावण्या कभी भी किसी की बात को अनसुना नहीं करती। हो ना हो, लावण्या जरूर किसी परेशानी में है जो वो इस तरह से चुपचाप अपने कमरे में चली गई। मुझे उसकी परेशानी जाननी है, मगर क्या इस समय उससे बात करना ठीक रहेगा? क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शालिनी जी सोच ही रही थी, तभी सुधीर जी आकर उनसे बोले, देखा तुमने शालिनी, आज लावण्या उदास है। शायद उसे किसी बात पर मयंक की याद आ गई है। तुम जाकर उससे बात कर लो। शालिनी जी ने कहा, नहीं, अभी उसे अकेला रहने दो। कभी कभी अकेलेपन में हम कई परेशानियों का हल ढूंढ लेते हैं। अभी उसे खुद अपनी परेशानी का हल ढूंढने दो। अगर कल भी वो परेशान रहती है तो मैं उससे बात करूंगी। अभी वैसे भी बहुत रात हो गई है, उसे आराम करने दीजिए। अगली सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर लावण्या उदास होकर सभी को ब्रेकफास्ट सर्व कर रही थी। शालिनी जी उसे चेयर पर बिठाते हुए बोली, तुम भी सब लोगों के साथ नाश्ता कर लो, तुम्हें ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। उदास मन से लावण्या चेयर से उठते हुए बोली, नहीं माँ साहब, हमारा मन नहीं है और आज हम ऑफिस भी नहीं जा रहे हैं। फिर सुधीर जी की ओर देखने लगी, बाबा साहब, हम कल ऑफिस से कुछ फाइलें अपने साथ ले आए थे, आज घर पर रहकर ही उन्हें कंप्लीट कर लेंगे। कहकर वो अपने कमरे में चली गई। शालिनी जी उसके पीछे पीछे उसका ब्रेकफास्ट लेकर उसके कमरे में गई। लावण्या अपने कमरे की बालकनी में डली चेयर पर अपने हाथ में कुछ फाइलें लेकर बैठी थी, मगर उसकी निगाह बाहर बगीचे पर ठहरी हुई थी। उसे अपने कमरे में शालिनी जी के आने का आभास भी नहीं हुआ। शालिनी जी ने उसके सामने खड़े होकर उसके सर पर हाथ फेरा तो जैसे लावण्या अचानक नींद में से जागी और उन्हें देखकर बोली, अरे आप यहाँ, कुछ चाहिए था क्या आपको? उसे देखकर शालिनी जी ने कहा, हाँ चाहिए, मुझे मेरी हंसती खेलती लावण्या लौटा दो। जब से तुमने ऑफिस ज्वाइन किया है हर समय किसी न किसी परेशानी से घिरी रहती हो। हमेशा इस तरह उदास रहोगी तो हम बड़े ठाकुर को क्या जवाब देंगे? उन्होंने कितनी उम्मीदों से तुम्हें हमारे घर की बहू बनाया है। फिर उसके पास रखी कुर्सी पर बैठकर बगीचे की ओर देखते हुए बोली, लावण्या, इन पौधों को ध्यान से देखो। ये सभी पौधे अपनी धरती से अलग होकर दोबारा यहाँ पर खुशी से लहरा रहे हैं।
क्योंकि उनका ख्याल बहुत अच्छे से रखा गया है। वही हम भी चाहते हैं कि तुम भी इन्हीं पौधों की तरह हमारे आंगन में मुस्कुराओ। तुम्हें जो भी तकलीफ या परेशानी हो तुम हमसे साझा कर सकती हो। उनकी बात सुनकर लावण्या का मन भारी हो गया और वो सिर्फ इतना ही कह पाई, आज के बाद मुझे जो भी परेशानी होगी मैं आपको जरूर बताऊंगी, और शालिनी जी की गोद में सर रख दिया। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड की कहानी यहीं तक। अगला एपिसोड लेकर फिर हाजिर होती हूँ। दोस्तों, मैं हूं आरजे मोनिका और मेरे साथ आप सुन रहे हैं लावण्या की कहानी। तो अब बढ़ते हैं कहानी के इस एपिसोड में आगे। दिन भर के उलझनों में उलझा हुआ मयंक जब शाम को अपने गेस्ट हाउस वापस आया तो थकान के मारे अपने लैपटॉप बैग और फाइल डाइनिंग रूम की टेबल पर रखकर सुधा दीदी को आवाज देने लगा। उसकी आवाज सुनकर रागिनी अपने कमरे से बाहर आकर उससे बोली, सुधा दीदी तो नहीं है, आज किसी कारण से आ नहीं पाई। मैंने आज तुम्हारी पसंद का रायता और पुलाव बनाया है, तुम हाथ मुंह धोकर आ जाओ, मैं खाना सर्व करती हूँ। मयंक बोला, अरे तुम क्यों परेशान हुई? डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को कहा है ना, मैं और शर्मा जी आकर कुछ बना लेते। क्यों, है ना शर्मा जी? उसकी बात सुनकर शर्मा जी झट से कह उठे, जी कभी मेरे हाथ की दाल खाकर देखना, एकदम टिपिकल राजस्थानी दाल टिक्कड़ बनाता हूँ। उनके बात करने के अंदाज से मयंक को उनकी बात सुनकर हंसी आ गई, मगर रागिनी उदास हो गई। लगता है मयंक तुमने अभी तक मुझे माफ नहीं किया, वरना ऐसा नहीं कहते। मैं कहाँ परेशान हुई हूँ, बल्कि मैंने तुम्हें परेशान कर रखा है। और वैसे भी रायता और पुलाव बनाने में कोई मेहनत नहीं लगती। अगर उस दिन एयरपोर्ट पर तुम मेरा ध्यान नहीं रखते तो पता नहीं क्या होता। तो क्या मैं तुम्हारे लिए इतना सा भी नहीं कर सकती? उसे उदास देखकर मयंक बोला, यार तुम तो उदास हो गई, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। चलो जल्दी से खाना खाते हैं, बहुत तेज भूख लगी है। उसकी बात सुनकर रागिनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो तुरंत जाकर डाइनिंग टेबल पर उन लोगों के लिए खाना सर्व करने लगी। टेबल पर तीनों जब डिनर कर रहे होते हैं, रागिनी बोली, मयंक तुम्हें ये नहीं लगता कि अब तुम्हें यहाँ गेस्ट हाउस में रहते हुए बहुत दिन हो गए हैं, तुम्हें किसी घर में शिफ्ट कर जाना चाहिए? हाँ चाहता तो मैं भी हूँ, मगर काम की व्यस्तता इतनी है कि कोई घर ढूंढ ही नहीं पा रहा हूँ। तुम भी तो देख रही हो मेरे पास टाइम ही कहाँ है। उसकी बात सुनकर रागिनी ने कहा, मैं अपने ऑफिस के कलीग से बात करके देखती हूँ, वो पार्ट टाइम हाउस ब्रोकर का काम भी करती है। हो सकता है जल्दी तुम्हारे लिए वो एक घर सर्च कर दे। सबका डिनर खत्म होने के बाद रागिनी टेबल क्लीन करने लगी तो मयंक ने उसका हाथ पकड़कर उसे साइड में कर दिया। जाओ जाकर आराम करो, अब हम लोग क्लीन कर देंगे। उसकी बात सुनकर रागिनी मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गई। दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी अचानक फोन पर लावण्या का फोन आया। मयंक ने रागिनी को चुप रहने का इशारा करके लावण्या से बातें करने लगा। लावण्या का फोन रखने के बाद मयंक रागिनी के कमरे से बाहर जाने लगा तो रागिनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। मयंक तुम ठीक नहीं कर रहे हो। तुमने अभी तक लावण्या को यह नहीं बताया कि मैं तुम्हारे साथ रह रही हूं। अगर उसे किसी और से पता चलेगा तो तुम्हारे रिश्ते के लिए ठीक नहीं होगा। उसकी बात सुनकर मयंक थोड़ा गंभीर हो गया। तुम फिक्र मत करो, लावण्या बहुत समझदार है। उसे मैं जब बताऊंगा तो वो सारी बातें समझ जाएगी। अभी मेरे पास उसके सवालों का कोई जवाब नहीं है। क्या कहूंगा मैं उससे कि मेरी दोस्त के साथ किसी ने धोखा किया है और वो चाह कर भी ये बात किसी को नहीं बता पा रही है। मगर उसे किसी अपने के सहारे की जरूरत है। वो सहारा बनकर मैं उसके साथ रह रहा हूं। एक औरत होने के नाते तुम ये बात अच्छे से समझ सकती हो कि इन सब बातों के बाद लावण्या के मन में कितने सारे सवाल आएंगे और मैं उन सवालों का क्या जवाब दूंगा। उसकी बात सुनकर रागिनी उसे समझाने लगी, कुछ भी हो मयंक, मगर लावण्या से सच्चाई छुपाना ठीक नहीं है। रिश्ते कांच की तरह नाजुक होते हैं, एक हल्की सी भी दरार उसकी खूबसूरती खत्म कर देती है। मयंक रागिनी की बात सुनकर बोला, तुम्हारा कहना सही है, मगर कुछ ही वक्त की तो बात है, फिर तुम हमेशा के लिए यहाँ लंदन में रहोगी और मैं वापस इंडिया अपनी दुनिया में चला जाऊंगा। इस थोड़े से समय के लिए रिश्तों में कॉम्प्लिकेशंस लाना मैं जरूरी नहीं समझता। रात बहुत हो गई है, तुम आराम करो। कल सुबह 10 बजे का तुम्हारा डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट भी है। कुछ टेस्ट होंगे इसलिए कल वक्त लगेगा। तुम समय पे तैयार हो जाना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। रागिनी थोड़े से उखड़े स्वर में बोली, नहीं, तुम्हें साथ चलने की जरूरत नहीं है। मैंने कैब बुक कर दी है, खुद अकेली चली जाऊंगी। वैसे भी ऑफिस में तुम्हें बहुत काम रहता है,
तुम जिस मकसद से यहाँ आए हो अपने उसी काम पर कंसंट्रेट करो, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी। अगली सुबह जब रागिनी डॉक्टर के यहाँ जाने को तैयार हुई, मयंक भी उसके साथ जाने के लिए रेडी था। उसे अपने साथ जाते देखकर रागिनी गुस्से में उसकी ओर देखने लगी। मैंने तुम्हें बोला ना मैं मैनेज कर लूंगी, तुम क्यों जा रहे हो? उसे गुस्सा देखकर मयंक उसकी ओर देखने लगा। आज ऑफिस में वैसे भी कुछ खास काम नहीं है, सिर्फ लॉयर और वेंडर के साथ मीटिंग है। वेंडर के साथ की मीटिंग शर्मा जी मैनेज कर लेंगे और लॉयर के साथ की मीटिंग मैंने लंच के बाद के लिए पोस्टपोन कर दी है। लंच तक तो हम लोग हॉस्पिटल से फ्री हो ही जाएंगे। तुम्हें वापस गेस्ट हाउस छोड़कर मैं ऑफिस के लिए निकल जाऊंगा। तुम्हारे सवाल जवाब हो गए हो तो हम निकलें, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा नंबर निकल जाए और फिर हमें वेट करना पड़े। मयंक का इस तरह अपना ध्यान रखते देखकर रागिनी मन ही मन बहुत खुश थी, मगर उसे डर भी था कि कहीं उसके कारण लावण्या और मयंक के रिश्ते में कोई दरार ना आ जाए। डॉक्टर के यहाँ पहुंचने के बाद रागिनी के सभी टेस्ट रिपोर्ट देखकर डॉक्टर बोला, रागिनी आप में काफी इंप्रूवमेंट है, बच्चे की ग्रोथ भी पहले से बेहतर है। सच में इसके लिए मिस्टर मयंक काबिले तारीफ है। आपने अपनी वाइफ का और अपने बेबी का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। बहुत कम हस्बैंड अपनी वाइफ का इतने बेहतर तरीके से ख्याल रखते हैं। मिसेस मयंक, आपका ऑपरेशन भी सक्सेसफुल रहा है, मगर अभी आपको आराम और केयर की जरूरत है। उनकी बात रागिनी काटते हुए बीच में बोली, डॉक्टर आप गलत बोल रहे हैं, मैं मिसेस मयंक नहीं हूँ और ना ही ये बच्चा मयंक का है। वो तो मयंक ने सिर्फ इस बच्चे को अपना नाम दिया है और एक अच्छा दोस्त होने के नाते वो मेरा ख्याल रख रहा है। रागिनी की बात सुनकर डॉक्टर हैरान हो गए। देन मिसेस रागिनी, यू आर सो लकी। इतना अच्छा केयरिंग फ्रेंड हर किसी को नहीं मिलता। अभी वीकली आपका चेकअप होगा क्योंकि बेबी की ग्रोथ पर हमें कंटिन्यू मॉनिटरिंग करनी है। ये कुछ मेडिसिन है, आप 1 वीक तक ले लीजिए। 1 वीक के बाद हम फिर से मिलते हैं। डॉक्टर के यहाँ से निकलने के बाद मयंक बोला, ये सारी बातें डॉक्टर को बताने की क्या जरूरत थी? आप क्या सबको हमारे रिश्ते की सफाई देती रहोगी? ये जरूरी था मयंक। वैसे भी लावण्या से हमारे साथ रहने की बात छुपाकर तुम गलत कर रहे हो और मैं नहीं चाहती कि लोगों की नजरों में हमारा रिश्ता और उलझता चला जाए। रागिनी की बात सुनकर मयंक को भी लगने लगा कि रागिनी अपनी जगह सही है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड के साथ फिर हाजिर होती हूँ। दोस्तों, मैं हूँ आज मोनिका और लेकर आई हूँ आपके लिए लावण्या की कहानी। तो अब बढ़ते हैं कहानी के इस एपिसोड में कुछ और आगे। हिम्मत जब से जयपुर आकर गया, राम अवतार जी चाहते थे कि मोहिनी के बारे में कोई और बातें बनाए उससे पहले मोहिनी का भी संबंध बराबरी के घराने में कर दिया जाए। उन्होंने दबी जबान में अपने कई रिश्तेदारों से मोहिनी के संबंध में बात भी की थी, मगर अभी वो मोहिनी का मन जानना चाहते थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मोहिनी से इस बारे में कैसे बात की जाए। वो इसी सोच में डूबे थे। कृष्णा ने उन्हें उनके दोस्त के आने की खबर दी। अपने दोस्त के आने का सुनकर राम अवतार जी अपने कमरे से बाहर निकलकर बैठक में आ गए और कृष्णा से चाय नाश्ते का बंदोबस्त करने के लिए कहा। कृष्णा ने शालिनी जी को राम अवतार जी के दोस्त के आने की खबर दे दी थी। शालिनी जी भी उनसे मिलने बैठक में आ गई। दोनों दोस्त बड़े दिनों के बाद मिले थे। उनके गले मिलकर राम अवतार जी खुश हो गए। अरे श्यामलाल, तुमने तो बड़े दिनों के बाद हमारी सुध ली। आजकल इतने व्यस्त हो गया कि मयंक की शादी के बाद आज आए हो। सुबह शाम की सैर भी बंद कर दी। हमें तो अब योगा करने में तुम्हारे बिना मजा ही नहीं आता। उनकी बात सुनकर श्यामलाल जी ने घुटनों पर हाथ रखकर कहा, ये मुआ बुढ़ापा किसी दुश्मन को भी ना आए। इस बुढ़ापे में तो हमारी राम श्याम की जोड़ी बिछड़ी गई। आजकल पैरों में इतना दर्द रहता है, बिना सहारे चलना मुश्किल है। बच्चे अपने कामों में व्यस्त हैं और हम हरिनाम लेने में। कहीं भी बाहर जाना हो तो जब बच्चों की चिरौरी करो, उनका मन हो तो कहीं भी ले जाते हैं। बड़े दिनों से आने का मन था, मगर बेटा तो अपने बिजनेस में बिजी है और मेरे पोते की परीक्षा चल रही थी। इसी कारण उसे समय नहीं मिल पाया। आज ही बरखुरदार के MBA के पेपर खत्म हुए हैं, सो हम तुम्हारे पास चले आए। और सुनाओ, क्या हाल चाल है? उनकी बातें सुनकर राम अवतार जी की आंखों में चमक आ गई और वो श्यामलाल जी के पोते की ओर देखने लगे। क्या बात है, तुम्हारा पोता इतना बड़ा हो गया, अब तो तुम्हें इसकी शादी करनी होगी। राम अवतार जी की बात सुनकर श्यामलाल जी जोरों से हंसने लगे। भाई करनी तो है, मगर पहले कोई अच्छी सी लड़की तो मिल जाए, और अगर बरखुरदार ने कोई पसंद कर रखी है
तो बात दूसरी है। फिर अपने पोते की ओर देखकर उन्होंने अपनी आंखें मटकाकर कहा, बताओ बरखुरदार, कैसे करोगे, लव मैरिज या फिर अरेंज मैरिज? उनकी बात सुनकर उनका पोता शर्मा गया। राम अवतार जी को श्यामलाल जी का पोता एक नजर में पसंद आ गया, मगर उन्होंने पहले घर में बात करना सही समझा। श्यामलाल जी के जाने के बाद राम अवतार जी शालिनी जी से पूछने लगे, तुम्हें श्याम का पोता कैसा लगा? शालिनी जी उनकी बात समझ नहीं पाए और उनसे उनकी ओर देखकर कहने लगी, अच्छा है बाबा साहब, मगर आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? राम अवतार जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, अपनी मोहिनी के लिए कैसा रहेगा? उनकी बात सुनकर शालिनी जी थोड़ा अचरज से उन्हें देखने लगी। बाबा साहब, अभी मोहिनी छोटी है, शादी जैसी बड़ी जिम्मेदारी उठाने के लिए अभी उसमें समझ कहाँ है। शालिनी जी की बात काटते हुए राम अवतार जी उन्हें समझाने लगे, शादी ब्याह समय पर हो जाए तो ही अच्छा होता है। मोहिनी लावण्या के बराबर है। आज लावण्या को देखो, ब्याह होकर घर और बिजनेस दोनों कितने अच्छे तरीके से संभाल रही है। माँ बाप के लिए तो बच्चे हमेशा बच्चे होते हैं, मगर जिम्मेदारी आती है तो बच्चों में भी समझ आ ही जाती है। हम चाहते हैं कि तुम मोहिनी से उसकी शादी के बारे में जरा बात करो। तभी तुलसी जी उन दोनों की बातों के बीच में आकर बोली, सही तो कह रहे हैं समधी जी, इस उम्र में तो रमा हमारी गोद में और बिट्टू हमारे पेट में आ गया था। तुम्हारा भी तो ब्याह हो गया था इसी उम्र में। छोरी की जात है, ज्यादा सिर मत चढ़ाओ, समय से घर से विदा कर दो तो सही रहता है, आगे तुम लोगों की मर्जी। उन्हें इस तरह बीच में बोलते देखकर शालिनी जी को गुस्सा तो बहुत आया, मगर राम अवतार जी की ओर देखते हुए उन्हें आंखों के इशारे से हाँ बोला और अपने कमरे में चली गई। अपने कमरे में इसी चिंता में बैठी थी कि मोहिनी से बात कैसे करें, और मोहिनी उनके कमरे में आ गई। उन्हें चिंता में देखकर बोली, क्या हुआ मासा, कोई परेशानी है क्या? क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? आपको मयंक भाई साहब की याद आ रही है ना? याद तो हमें भी उनकी आ रही है, चलो उन्हें वीडियो कॉल करते हैं। कहते हुए मोहिनी अपने मोबाइल पर मयंक का नंबर डायल करने लगी। उसके हाथ से फोन लेकर शालिनी जी ने साइड में रख दिया। उन्हें इस तरह फोन लेते देखकर मोहिनी उनके इस रिएक्शन पर हैरान रह गई। क्या बात है माँ साहब, आप इतनी उदास तो कभी नहीं रही। बहुत धीरे से, जैसे अपनी सारी ताकत इकट्ठी करके शालिनी जी मोहिनी से बोली, बेटा बाबा साहब चाहते हैं कि तुम्हारी शादी कर दी जाए। उनके मुंह से शादी की बात सुनकर मोहिनी को जैसे करंट लग गया। तुरंत पलंग से उठकर खड़ी हो गई। उसने शालिनी जी से कहा, माँ साहब आपको तो पता है अभी हमारी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, हमें अपनी पढ़ाई पूरी करके अपनी पहचान बनानी है। अभी हमें शादी ब्याह के झंझट में नहीं पड़ना है। आप दादा साहब को मना करेंगे या हम मना कर दें? उसे गुस्से में देखकर शालिनी जी उसे समझाने लगी, बाबा साहब कह रहे थे कि जैसे लावण्या शादी के बाद अपना बिजनेस और घर संभाल कर अपनी पहचान बना रही है, वैसे ही तुम भी शादी के बाद अपनी पहचान बनाना। सही समय पर शादी हो जाना ठीक रहता है। मोहिनी शालिनी जी का हाथ पकड़कर कहने लगी, माँ साहब आप कब से इस तरह की बातें करने लगी? आपने कभी मयंक भाई साहब और मुझ में कोई फर्क नहीं किया। आपने खुद आगे रहकर उनकी बराबर पढ़ाई कराने मुझे लंदन भेजा। अब जब मेरी पहचान बनाने का मौका आया है तो आप भी बाबा साहब की बातों में आ गई। आप बताइए, क्या आप भी चाहती हैं कि मेरी शादी हो जाए? उसकी बातों का शालिनी जी ने कोई जवाब नहीं दिया। अपनी बात का कोई जवाब ना पाकर मोहिनी थोड़ी सी चिढ़ गई। अगर मयंक भाई साहब को अचानक लंदन नहीं जाना पड़ता तो सच बताना माँ, क्या आप लोग तब भी लावण्या भाभी को उनकी पहचान बनाने का मौका देते? उन्हें ऐसे ही ऑफिस में सपोर्ट करते? लावण्या भाभी का टैलेंट भी हमारे घर के किचन में दब कर रह जाता। एक बार मुझे मौका दे दो मेरी पहचान बनाने का। आप ही ने कहा था ना कि नजरें मेरी होंगी मगर सपने आपके होंगे। तो माँ साहब अपने उन सपनों की खातिर मेरी बात मान जाइए। माँ साहब मैं आपकी उम्मीदों पर खरी उतरूंगी। उसके बाद आप जब कहेंगी मैं शादी करने को तैयार हूं। प्लीज आप बाबा साहब को समझाइए, आपकी बात वो कभी नहीं टालेंगे। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड की कहानी यहीं तक। अगले एपिसोड के साथ फिर मिलती हूँ आपसे।